हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल Prefinity. Today we are going to discuss, or I am going to teach you, because there is no discussion going on, because this is one way communication. Today I am going to teach you about current economic issues, and I will give you some basics about economics also. And those who have not yet subscribed our channel, please subscribe और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, इसकी रीच बढ़ाइए। बस मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा अभी फिलहाल। और इससे पहले दोस्तों, आई हैव गिवन इकोनॉमिक टर्म्स, एक वीडियो दी है मैंने, इकोनॉमिक टर्म्स डेफिनेशंस वाली एक वीडियो है। ओके, सो प्लीज वॉच दैट वीडियो अलोंग विद दिस वीडियो। एंड लास्ट ईयर भी एक इकोनॉमी की करंट अफेयर की वीडियो है। नहीं, साइंस टेक है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, एंड इन्वायरमेंट है। वो तीन है, इकोनॉमी नहीं है। तो वो तीनों वीडियो देख लेना, लास्ट ईयर वाली भी, क्योंकि 6 मंथ्स पहले ही करंट अफेयर दिया था मैंने। तो वो बूस्ट कर देगा आपकी प्रिपरेशन को। तो एक बार बस सुन लेना, उसके बाद एक अभी की 3 वीडियोस हो जाएंगी, इसको सुन लेना। एंड देन इसके बाद इकोनॉमिक टर्म्स एंड डेफिनेशन वाली वीडियो देख लेना। मतलब वो जीएस वाली जो प्लेलिस्ट है, जीएस प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट को तो एक बार पूरा देख लेना, जो क्रैश कोर्स वाली है, तो वो देख लेना। नेक्स्ट ईयर मैं उसमें थोड़ा अपडेशन करूंगा, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में आई विल टीच यू इन डिटेल, लाइक क्वालिटीज, स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, इन्वायरमेंट। दीज 3-4 सब्जेक्ट आई एम गोइंग टू गिव यू इन डिटेल। मैं चाहता हूँ जितना कंटेंट मैं दे चाहूँ फ्री में लोगों को दे पाऊँ, दे दूँ। सो गुड्स एंड सर्विस टैक्स सबसे पहले। तो जीएसटी के बारे में मैंने उस वीडियो में भी बताया है। ये 2017 में लॉन्च हुआ था। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, मतलब जहाँ पे कंजम्पशन होगा वहाँ डेस्टिनेशन बेस्ड, कंजम्पशन बेस्ड। देन जहाँ पे कंजप्शन होगा एंड यूज पे होता है। देन इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, CGST, SGST, सेंटर, स्टेट एंड इंटर इंटरस्टेट जीएसटी, इंटर। तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं इसके। इसमें एक देन इंपॉर्टेंट होती है जीएसटी काउंसिल। ओके, जिसमें हर स्टेट से मेंबर होते हैं, स्टेट्स प्लस सेंटर से फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। ओके, और फाइनेंस मिनिस्टर के पास इसमें सबसे ज्यादा वोटिंग राइट्स होते हैं। तो विदाउट कंकरेंस ऑफ सेंटर डिसीजन कैन नॉट बी टेकन। सो CGST, SGST, IGST रिमूव कैस्केडिंग इफेक्ट्स। जो पहले कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता था गाइस, एग्जाम में डायरेक्ट लाइन आ सकती है ये, कि कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाता है जीएसटी। ये सही है कैसे? क्योंकि पहले क्या होता था, कैस्केडिंग क्या होता है, एक के ऊपर एक के ऊपर, मतलब कैस्केड एकदम सीरीज टाइप का बन गया है। तो मान लो आपने पहले एक गुड पे, रॉ मटेरियल पे टैक्स दिया, देन जब उसको फिनिश गुड बना तो फिर टैक्स दिया, फिनिश गुड सेल किया तो टैक्स दिया, मतलब ट्रिपल टैक्स, 4 गुना टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। तो उसको रिमूव किया गया है। देन कॉमन नेशनल मार्केट, सिंगल मार्केट बनाया पूरे नेशनल मार्केट। देन 56 काउंसिल मीटिंग, जिसकी वजह से ये न्यूज में था। आर्टिकल 279A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसको इनकलकेट किया गया, जहां पे देखो ए वे आ रहा है ना, मतलब कुछ अमेंडमेंट हुआ है। ओके, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन होती है काउंसिल इसकी, जीएसटी काउंसिल की। ये पूछ सकता है जीएसटी काउंसिल की चेयरपर्सन कौन होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। 3 टायर स्ट्रक्चर है, 5% मेरिट गुड्स। ये न्यू है, न्यू, अभी रिसेंटली बहुत न्यूज में भी रहा है। 5% मेरिट गुड्स, 18% स्टैंडर्ड्स। मेरिट मतलब जो सिंपल गुड्स हैं, मतलब बहुत कॉमन यूज के हैं, वो मेरिट गुड्स, स्टैंडर्ड्स एंड सिन एंड लग्जरी गुड पे 40%। सिन गुड्स यानी कि सिगरेट वगैरह, अल्कोहल वगैरह। देन की रिफॉर्म्स, जीएसटी एग्जेम्पशन ऑन लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस, इस पे एग्जेम्पशन दिया है। जीरो जीएसटी ऑन 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स। मेडिकल एंड एग्री पे 5%। एंड कंपेंसेशन सेस, जीएसटी कंपेंसेशन सेस था एक, जो स्टेट को अर्लियर टैक्स रेजिम्स की वजह से जो लॉस हुआ था रिवेन्यू में, तो उसके लिए सेंटर ने प्रॉमिस किया था, वी विल गिव कंपेंसेशन सेस, जो 2025 में एंड हो गया है। ओके, तो जीएसटी के बारे में बता दिया मैंने। देन बेस ईयर रिवाइज किया है। जीडीपी का बेस ईयर होता है गाइस, जीडीपी, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आईआईपी, डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो दीज आर
इन्फ्लेशन के इंडेक्स होते हैं जी, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, इसके बारे में मैंने बताया उस वीडियो में, आप लोग जरूर देखिएगा। आईआईपी इंडस्ट्रीज ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसका भी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये इंडेक्स है। तो सबके बेस ईयर, जीडीपी का बेस ईयर 22-23 कर दिया गया, जो पहले 11-12 था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है सबसे, जीडीपी वाला। देन आईआईपी का 22-23, सीपीआई का 2024। ये कौन करता है? अथॉरिटी, मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल वाली जो मिनिस्ट्री है, ओके, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ। देन रिफ्लेक्ट्स करंट इकोनॉमी, मतलब अब देखो बेस ईयर चेंज हुआ तो करंट और जो रियल प्राइसेस होंगे, रियल प्राइसेस होंगे, वो मैच करेंगे, मतलब इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाएगा, करंट इकोनॉमी दिखेगी। अब 2011 के बेसिस पे हम अपनी जीडीपी को कंपेयर कर रहे थे, मतलब 2011 में जो प्राइसेस थे उसके बेसिस पे हम कितनी ग्रोथ कर रहे हैं। अब हम 2022 के बेसिस पे करेंगे तो करंट प्राइसेस ज्यादा दिखेगा। तो भाई रिमूव इन्फ्लेशन बाइस, क्योंकि 2011 से लेकर के 2000 अभी 25 चल रहा है, तो इसमें कितना 6% पर एनएम के हिसाब से इन्फ्लेशन हुआ होगा। तो प्राइसेस तो इन्फ्लेशन दिखाएगा, जीडीपी ग्रोथ कम दिखाएगा। प्रोडक्शन बेस नहीं बढ़ा है हमारा, लेकिन प्राइसेस बढ़ गए, तो लगेगा कि जीडीपी बढ़ गई है। जो बिस्किट 5 रुपए में मिल रहा था, आज वो 10 का हो गया है, तो लगेगा जीडीपी डबल हो गई है। बट ये नहीं देख रहे हैं कि प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है, वो बिस्किट उतना ही बन रहा है देश में अभी। यानी कि बिस्किट जो पहले 100 बन रहे थे, वो या कार जो पहले 100 बन रही थी, वो कार 500 नहीं बन रही, आज भी 100 ही बन रही है कार। बट चेंज क्या कर दिया है लेकिन 2011 के बेसिस पे अगर कंपेयर करेंगे तो क्या होगा कि लगेगा कि 2011 के हिसाब से 2011 में जो गाड़ी 5 लाख की थी, वो 10 लाख की हो गई, तो लगेगा डबल हो गई जीडीपी। बट एक्चुअली में 100 ही कार बन रही थी तब, और 100 ही अब बन रही है। तो number of car produced is not has not changed at all, so it doesn't mean there is no it means no change in GDP। तो ये डाटा क्या होता है, वे इसलिए बेस ईयर चेंज करना बहुत जरूरी होता है। थोड़ा ये इकोनॉमी का वो हो जाता है बेसिक्स, मैंने तो सिविल सर्विसेज के लिए काफी पढ़ा है। इंडिया वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, इंडिया वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गई है। नॉमिनल जीडीपी, मोदी जी का टारगेट है 5 ट्रिलियन का, मोदी जी का टारगेट 5 ट्रिलियन डॉलर, ये हमारा टारगेट है, करंट मोदी गवर्नमेंट। तो ओवरटुक, जापान को ओवरटुक कर लिया, 4.19 ट्रिलियन डॉलर हमारी इकोनॉमी होगी। बट ये देखें हमारे जापान का जो बेस है, वो ये देखिए कि कंजम्पशन बहुत कम है उनकी कंट्री में, वो उनका एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी ज्यादा है, हमारे देश में कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। तो 4.9 की जगह हमारी अगर 10 ट्रिलियन जब जाएगा ना, तब देखना हमारे देश में डेवलपमेंट कितना बढ़िया होगा। अगर 10 ट्रिलियन मिनिमम हमारे इंडिया की इकोनॉमी होनी चाहिए, आई विल से 2047 जो हमारा विकसित भारत का कंसेप्ट है, तब तक हो सकता है 15 ट्रिलियन तक भी पहुंच सकती है, आई डोंट नो। ग्रोथ 6.2% थी 2025, 6.3 एक्सपेक्टेड 2026, थर्ड लार्जेस्ट बाय 2028। ओके, बताना गाइस, 1-2, देखो 1-2 तो सबको पता होगा, यूएस, चाइना। थर्ड कौन है? बहुत फेमस कंट्री है, कमेंट करना। या नहीं कमेंट करने का टाइम नहीं है तो एटलीस्ट पढ़ लेना। ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है? कंजम्पशन, वही मैंने बताया ना, हमारे देश में कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल, डिजिटल पे काफी काम हुआ है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, पीएलआई स्कीम, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। देन सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर तो इंडिया में है, हमेशा से ही है। इंडिया में मेन इसकी कमी है, मैन्युफैक्चरिंग की, इसको बूस्ट करना पड़ेगा, इसको बूस्ट करना पड़ेगा। कैसे बूस्ट करना पड़ेगा? एमएसएमई लाना पड़ेगा। एमएसएमई लाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? एमएसएमई लाने के लिए हमें लोन्स देने पड़ेंगे, स्कीम्स लानी पड़ेगी, टैक्स रिफॉर्म करने पड़ेंगे, देर आर मैनी थिंग्स, वो अलग चीजें हैं। तो गाइज एमएसएमई को बढ़ावा देना पड़ेगा, देश को लाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जो टेबल टेनिस है, टेबल टेनिस की जो बॉल्स होती हैं छोटी छोटी, वो चाइना से आती है इंडिया। मैंने कई बॉल्स देखी हैं, कई ऐसे ही जो प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना मैन्युफैक्चर कर रहा है, इंडिया मैन्युफैक्चर ही नहीं कर रहा है। सो ऐसी छोटी मोटी चीजें तो हम बना सकते हैं, बट कंजम्पशन है इसका काफी, तो चाइना कमा रहा है। सो व्हाई डोंट वी, आई एम टीचिंग यू, व्हाई डोंट आई यू, instead of thinking giving too much time, wasting too much years in government preparation, why don't we plan some manufacturing, small manufacturing setup? This much, 80,000, 1 lakh salary, you can earn there also. Same amount of hard work will be required,
बट इट विल बी लाइफ टाइम. सो आई प्रमोट स्टार्टअप गाइज. मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को, स्टार्टअप कर सकते हो तो करो. डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, DSIBs. सो आइडेंटिफाइड बाय RBI. तीन है ये, SBI, HDFC, ICICI. कंसेप्ट क्या है? दे आर टू बिग टू फेल. बेस्ड ऑन बेसल 3, बस याद कर लेना गाइस, बेसल 3 बैंकिंग से रिलेटेड नॉर्म्स होते हैं. 1 2 3 दोनों होते हैं. बेसल ये कुछ स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होते हैं जो बैंक के ऊपर एनफोर्स किए जाते हैं. कैपिटल रेशियो अपना जो कैपिटल वगैरह होता है, आई कार होता है, कुछ कुछ टर्म्स होती हैं जो बहुत डीप हो जाएगा, वो आपके काम की चीजें नहीं है अभी फिलहाल, ESE के लिए तो नहीं है. तो बेसल 3 नॉर्म्स के हिसाब से ये तीन बैंक्स हैं टू बिग टू फेल है. तो ये DSIBs पूछ सकता है, 4 बैंक्स दे देगा कौन सा नहीं है इनमें से. ओके, तो याद रख लेना. देन FTA. रिसेंटली यूरोपियन यूनियन के साथ भी FTA हुआ है, बट अभी वो रिसेंट हुआ है तो मुझे लगता नहीं एग्जाम में आएगा वो. सो FTA, इंडिया UK FTA, ठीक है. 99% एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्री. सर्विस हमेशा से ही रहता है. सोशल सिक्योरिटी एग्जेम्पशन 3 ईयर के लिए सोशल सिक्योरिटी का एग्जेम्पशन है. प्रोफेशनल मोबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है. इंडिया एफ्टा TEPAD क्या है? ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप. एफ्टा क्या है? यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. FTA तो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये यूरोपियन, मतलब कुछ कंट्रीज. कौन कौन सी एफ्टा के अंडर? आइसलैंड, लिंचेस्टाइन, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड. इनके साथ भी ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप की गई है. 99.6% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स को उसके अंडर रखा गया है जो इन कंट्रीज के साथ है. इन्वेस्टमेंट लिंक्ड FTA, फर्स्ट टाइम नया कंसेप्ट है. इन्वेस्टमेंट लिंक FTA पूछ सकता है किस में है, तो आप लिख देंगे एफ्टा में या टीई पे, जो भी एफ्टा TEP है. $100 बिलियन FDI, 1 मिलियन जॉब्स ये टारगेट है. देन फाइनेंस कमीशन, एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछ सकता है कौन से आर्टिकल में. आर्टिकल 280. 16 फाइनेंस कमीशन, ये भी पूछ सकता है भी रिसेंटली कौन सा चल रहा है, तो 16 चल रहा है, आर्टिकल 280. ये दोनों इंपॉर्टेंट है. नाम याद नहीं है चेयरपर्सन का, जरूरी नहीं है, बस अरविंद फिर भी थोड़ा सुन लेना, अरविंद पनगेरिया. देन फंक्शन क्या है? वर्टिकल डिवोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन पूछ सकता है. देखो सेंटर है, सेंटर से स्टेट्स में जा रहा है, स्टेट्स, ठीक है, ये वर्टिकल डिवोल्यूशन है. ठीक है. अब अमंग स्टेट्स आपस में कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब सेंटर ने बता दिया स्टेट को हम 40% के अराउंड, 41%, सारे टैक्स का 41% स्टेट्स को देंगे. अब ये 41% अमंग स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, इनमें कितना कितना जाएगा, वो कैसे होगा? वो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन है. ओके. रिकमेंडेशन नॉट बाइंडिंग है, बट अक्सर माना जाता है. देन ई नैम पे गाइस 2025 में सवाल आया है, 2025 में क्वेश्चन आया है. फुल फॉर्म आया था वही क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट. मार्केट है नॉर्मल, मतलब डिजिटल मार्केट है. वन नेशन वन मार्केट. फीचर्स क्या है? ULI पाई, लॉजिस्टिक के लिए है, बेस्ड लॉजिस्टिक बेस्ड ट्रैकिंग, AI प्राइस डिस्कवरी, डिजिटल पेमेंट्स एंड यूनिफाइड डिजिटल पास. MSP गाइस, MSP के बारे में मैं ये कहूंगा कि MSP आप सबको पता ही होगा. मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये बहुत समय से चल रहा है, तो इसको आप थोड़ा सा खुद भी देख सकते हैं. ओके. मतलब MSP में मुझे नहीं लगता कि कुछ खास बताने लायक है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टैटिक हो जाता है. ओके. तो मैं नेक्स्ट पे टॉपिक पे चलता हूँ. इसमें बस यही याद रख लेना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के इंट्रोड्यूस किया था. ये 22 क्रॉप्स होती हैं प्लस 1 शुगर केन होता है, इसको FRP बोलते हैं, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस. और 22 क्रॉप्स होती है जिसमें से 14 एंड 7, 14 गर्मी वाली है, खरीफ और रबी 7 है. और इनके नाम याद करने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि पूछेगा, इतना भी आप जान लेंगे तो बहुत है. FL फैमिली लेबर प्लस C2 इस पे दिया जाता है. ओके. 1.5 टाइम्स ऑफ दिस, इस प्राइस के 1.5 टाइम्स पे दिया जाता है. स्वामीनाथन कमेटी को अडॉप्ट करने के लिए किसान काफी रिकमेंडेशन कर रहे हैं. ओके. देन IMF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी नेचर लोन. लोन देते हैं, ग्रांट नहीं है. लोन और ग्रांट में डिफरेंस पता होना चाहिए. लोन है वी हैव टू रीपे, ग्रांट में रीपे नहीं करना है. BOP क्राइसिस में हेल्प करती है. ठीक है. अभी पाकिस्तान को दिया था IMF, मैंने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई थी उस समय, जब वो हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, $1 बिलियन टू पाकिस्तान स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स. ओके. ये यूलिप जो है क्या है? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस कुछ है.
प्लान पढ़ लेना, ये आ सकता है यूलिप की फुल फॉर्म, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ओके, अब सही है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया है नेशनल एग्रीकल्चर, देखो मुझे नई टर्म मिल रही है तो मैंने सोचा सर्च कर लूं, मार्केट, कुछ और भी हो सकता है क्योंकि ये पढ़ा था मैंने इंश्योरेंस में, तो कंफर्म कर लेंगे। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। देन एविएशन सेक्टर, ये आप लोग खुद भी सर्च कर लेना, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए यूलिप ई नेम में क्या है, मैं टेलीग्राम में बता दूंगा। ओके, देन एविएशन सेक्टर, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है इंडिया की। और इंडिगो, इंडिगो का मार्केट तो सबसे ज्यादा कैप्चर है। एयर इंडिया सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट इंडिगो ही है। डुओपोली कहते हैं इसको दोनों के, बट एयर इंडिया के पास भी कम है। इंडिगो के पे और मुझे लगता है 60 मोर देन 60% इंडिगो के पास है। ओके, अभी रिसेंटली इसमें इंडिगो क्राइसिस हुआ था, आप लोगों ने काफी न्यूज में पढ़ा होगा इंडिगो काफी क्राइसिस, क्योंकि जो डीजीसी है, डीजीसीए, तो डीजीसीए ने कुछ गाइडलाइंस थी कि जो पायलट हैं वो इससे ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स से ज्यादा नहीं कर सकते, और बट उनके पास इतने पायलट्स ही नहीं थे, तो इसलिए प्लान को अभी रिसेंटली डीजीसीए ने अपना वो थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, इनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है, बट वो सडन नहीं था, वो रूल बहुत पहले से आया हुआ था, इन लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया था, तो इसलिए इंडिगो को काफी दिक्कत हुई थी। सो अब देखते हैं आगे क्या होता है। देन कैपिटल मार्केट एंड सेवी, देखो गाइस, कैपिटल मार्केट अलग है, बजट, अभी बजट भी आया, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब मुझे नहीं लगता आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन बन चुका होगा। बजट में दो कंपोनेंट होते हैं, रिवेन्यू एंड कैपिटल। थोड़ा सा बेसिक है, रिवेन्यू में होता है रिवेन्यू रिसिप्ट, देन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट मतलब होता है मिलना, और एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा। कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल में क्या होता है, एसेट्स और लाइबिलिटी, एसेट और लाइबिलिटी में चेंज होगा। और रिवेन्यू में क्या होगा, दे, मतलब डे टू डे स्पेंड्स, लाइक सैलरीज। अब किसी को सैलरी दिया तो नो चेंज, मतलब इसमें क्या है, जस्ट स्पेंडिंग, मतलब पैसा भी आया तो कोई एसेट लाइबिलिटी में फर्क नहीं पड़ता। जैसे रिवेन्यू रिसिप्ट में क्या होता है, टैक्स, टैक्स मिला, सरकार को कुछ देना नहीं पड़ा। एक्सपेंडिचर क्या है, सैलरी। कैपिटल रिसिप्ट क्या होगा, डिसइन्वेस्टमेंट, लोन्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, पैसा मिला, एक्सपेंडिचर हमें देना पड़ा, तो देने के लिए क्या हुआ, न्यू पीएसयू, न्यू पीएसयू बनाया हमने। किसी को लोन दिया है, ग्रांट दिया है, ग्रांट उसमें आ जाएगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ओके, ये यूलिप की फुल फॉर्म गाइस कहाँ है, ये नहीं है इंश्योरेंस, वो दूसरा है, वो भी आ सकता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस वाला। यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। अब नहीं आता है, हर चीज तो नहीं आती होगी, बट ठीक है। मैनेज बाय कैम्स एंड केफिन, ये कुछ केफिन वगैरह स्टॉक मार्केट में काफी वो रहता है, स्टॉक्स वगैरह अलाउ करता है, कैम्स है। मित्र प्लेटफॉर्म है गाइज एक, कैपिटल मार्केट में, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। मित्र प्लेटफॉर्म फुल फॉर्म पूछ सकता है, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा। ट्रैक इनएक्टिव म्यूचुअल फंड फोलियोज, ये जो इनएक्टिव फोलियोज है उनको ट्रैक करता है, क्योंकि वो लोग डाल के पैसा डाल के भूल गए हैं, ट्रैक नहीं कर रहे हैं, तो उनको ट्रैक करता है मित्र प्लेटफॉर्म। ओके, कैम्स और कैफिन, केफिन मैनेज करते हैं इनको। देन डिजिटल पेमेंट्स में क्या है, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड, established under PSS Act 2007, RBI चेयरमैन RBI गवर्नर है, रिप्लेस्ड BPSS, regulates all पेमेंट सिस्टम। ये BPSS की फुल फॉर्म गाइज मुझे नहीं पता है, आप लोग एक बार देख लेना, भूल गया मैं, BPSS पढ़ा था मैंने, तो अगर टाइम देंगे तो मैं सर्च कर लूंगा BPSS।
भारत वो तो नहीं है, बोर्ड ऑफ रेगुलेशन सुपरविजन ऑफ पेमेंट। ये तो अजीब, बहुत टफ है इसकी जो वो है फुल फॉर्म। ये है बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन, बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन, बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। ओके, तो बड़ी है, तो ये तो कोई चांस ही नहीं है कि याद रहेगा। ओके, कुछ बड़ा सा याद रह लेना। पीएसएस एक्ट के अंडर है पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। ओके, पेमेंट्स को रेगुलेट करता है। आरबीआई ने 2 ऐप लॉन्च करी है। सारथी, सारथी किसके लिए है? वर्क फ्लो डिजिटाइजेशन के लिए। देन प्रवाह, ऑनलाइन रेगुलेटरी सबमिशन प्लेटफॉर्म। बस इतना याद रख लेना, सारथी एंड प्रवाह दो हैं। सारथी है वर्क फ्लो डिजिटाइजेशन, प्रवाह ऑनलाइन रेगुलेटरी सबमिशन प्लेटफॉर्म। देन यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, सिंगल इंटरफेस बनाया गया है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर। इंटीग्रेट्स लैंड रिकॉर्ड्स, सैटेलाइट डेटा, बेनिफिट्स फर्स्ट। देखो, अब देखो लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे सैटेलाइट, तो बैंक को लोन देना आसान होगा। समझ रहे हैं? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्स्ट टाइम एंड रूरल बोरोवर्स बेनिफिट्स, फर्स्ट टाइम एंड रूरल बोरोवर्स को बेनिफिट करेगा कि उनकी लैंड डिजिटाइज रिकॉर्ड है, बैंक आराम से चेक कर लेगा, लोन दे देगा। देन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल रेगुलेशन, बैंक.in डोमेन लॉन्च्ड बाय आरबीआई, साइबर फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, ऑथेंटिक बैंक वेबसाइट्स हैं इनको, मतलब बैंक.in डोमेन बना दिया गया है। डोमेन आप समझते होंगे, आईसीटी में पढ़ा है आप लोगों ने। तो बैंक के आगे बैंक.in रहेगा तो ऑथेंटिक वेबसाइट्स पता लग जाएंगी। देन एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, 100% एफडीआई इन इंश्योरेंस। ये पुरानी न्यूज है। ओके, अर्लियर 74% लिमिट थी, अब 100%। इवन डायरेक्ट रूट भी है, गवर्नमेंट की जरूरत भी नहीं होगी। कैपिटल इनफ्लो, टेक्नोलॉजी अपग्रेड, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, डिजिटल में करना हो, कैपिटल लाना हो, इन सब में इम्पैक्ट देखा जाएगा। देन HCES, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे, NSO, अभी आपने ऊपर पढ़ा था, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। जीडीपी का जो बेस, जीडीपी जो बेस ईयर 2011-12 से 22-23 किया था, सॉरी, तो उसमें आपने NSO पढ़ा था। मॉस्पी के अंडर है, मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। उसमें याद नहीं आया था, याद आ गया। रूरल, रूरल MPC। ओके, अर्बन, देखो ये रूरल का जो मंथली कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो पर हेड है, पी पर हेड 4122, और अर्बन का 6996। की फाइंडिंग्स क्या है? रूरल रूरल अर्बन में गैप है, वो तो ऑब्वियसली होगा भी। वो जो गैप है वो नैरो हो रहा है। पहले क्या होता था, रूरल में काफी कम में काम चल जाता, बट जो कंजप्शन है, इंडिया की जो इकोनॉमी है, कंजप्शन बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया? जोमेटो, स्विगी, ऐसी ऐसी एप्स आ गई हैं, जेप्टो वगैरह। तो डिजिटल, और उसके बाद जो गिग वर्कर्स हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, तो इसलिए रूरल में भी एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, कंजप्शन बढ़ रहा है। जिनी कॉफिशिएंट डिक्लाइन, देखो जिनी कॉफिशिएंट क्या होता है ये जानने की जरूरत नहीं है, वो ग्राफ होता है, वो सब कंजप्शन का और इन्फ्लेशन का ग्राफ, वो जानने की जरूरत नहीं है। बॉटम 5% कंजप्शन मोस्ट इंक्रीज मोस्ट। अब गिनी कॉफिशिएंट पे अगर आपका सवाल आ गया तो आप थोड़ा सा कंजप्शन ऑब्जर्वेशन से रिलेट करके देख लेना, क्योंकि गिनी कॉफिशिएंट सिविल सर्विसेज में भी लोग कम ही पढ़ते हैं। ओके, सीपीआई रिवीजन एंड पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए यूज होता है। सीपीआई क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब कितना इन्फ्लेशन रखना है उसको रिवीजन करने के लिए, उसके लिए इसको यूज किया जाता है। देन आरआरबीज गाइस, वन आरआरबीज वन लोगो इनिशिएटिव है, रीजनल बैंक्स, वन आरआरबी इम्प्लीमेंटेड बाय डीएफएस एंड नाबार्ड। नाबार्ड के अंडर, नाबार्ड ने ही स्टार्ट किए गए थे जब आरआरबी स्टार्ट हुए थे। आरआरबीज के गाइस आपको पढ़ने हैं, इसमें 3 वो होते हैं, एक मेन बैंक होता है, एक गवर्नमेंट होता है, एक स्टेट का वो होता है। तो कितने कितने किसका रेशियो होता है ये जरूर पढ़ना आप लोग। ओके, यूनिफाइड आइडेंटिटी, डिजिटल रेडीनेस, फाइनेंशियल इंक्लूजन इसकी ऑब्जेक्टिव्स थे। अब देखो ये क्वेश्चन आ सकता है, वन आरआरबी वन लोगो किसने इंप्लीमेंट किया है? किसने किया? डीएफएस, नाबार्ड। ओके, देन इंटरनेशनल पेमेंट्स, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट नेक्सस, बीआईएस इनोवेशन हब ने किया है प्रोजेक्ट नेक्सस, कनेक्ट्स इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम ग्लोबली। जैसे ग्लोबली एक गाइस, एक बहुत ही फेमस है स्विफ्ट,
जिसमें रशिया को अभी यूएस ने निकाल दिया था स्विफ्ट से, जो सैंक्शन लगाए थे यूक्रेन वॉर के बाद। तो वैसे ही प्रोजेक्ट नेक्सस है, आरबीआई पार्टिसिपेंट है उसमें, है लाइव बाय 2026। जीएसटी कंप्लायंस रिफॉर्म्स, टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर टिन, टीआईएन नंबर बोलते हैं ना, टिन फॉर नॉन रजिस्टर्ड आइडेंटिटीज, इनेबल जीएसटी पेमेंट्स, थ्रेशोल्ड गुड्स 40 लाख, सर्विसेज 20 लाख, थ्रेशोल्ड्स है। देन न्यू इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, अब देखो जीडीपी वगैरह आपने पढ़ना है, नॉलेज प्रोडक्ट पहली बार पढ़ा होगा, ये कुछ उनके लिए होगा गाइस जो आईपीआर जैसे होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वैसे ही कुछ है, ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट, सप्लीमेंट टू जीडीपी, जीडीपी को सप्लीमेंट करेगा, जो इनोवेशन और नॉलेज, इसको देखो जीडीपी क्या है, जीडीपी हमारे देश में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारी जो टेरिटरी में कितना जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर, तो कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, उसकी एक वैल्यू है हमारे पूरे देश में। तो उसी में जो उसका जो इनपुट्स हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग होगी, लेबर होगी, सर्विसेज होंगी, सब होगी, तो उसमें एक इनपुट को इनोवेशन एंड नॉलेज, इसको भी रखा गया है, इसको भी कोई वैल्यू दी जाएगी। ओके, इसके 4 पिलर्स हैं, नॉलेज आइटम्स, प्रोड्यूसर्स, यूजर्स एंड कॉस्ट ऑफ लर्निंग, एजुकेशन वगैरह इसमें आ जाएगा। ट्रेड एंड टैरिफ गाइस, इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है ये सबको पता होगा, यूएस 50% से ज्यादा यूएस निकल चुका है, क्योंकि हम रशिया से ऑयल ले रहे हैं और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के चक्कर में, और फार्मा सेक्टर, ऑटो, टेक्सटाइल्स और सर्विस सेक्टर भी अफेक्ट होगा, जेम्स ज्वेलरी, ये सब अफेक्ट होगा, ये तो सबको पता है। देन इन्फ्लेशन इंडिसेस रिफॉर्म्स, इन्फ्लेशन इंडेक्स, रमेश चांद कमेटी है, इन्होंने वो दिया है, डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर 22-23, और ट्रांजिशन टू पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ये वो दिया है, रिपोर्ट ड्यू जैन 2026, मतलब ये रमेश चांद कमेटी की रिवाइज कर रही है इसके लिए रिकमेंडेशंस। स्टार्टअप इकोसिस्टम, एंजल टैक्स एबोलिस्ड, गाइस एंजल टैक्स पे मैं ये कहूंगा कि पूरा एक क्लास, मतलब 15-20 मिनट का अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा, अगर आपको एंजल टैक्स जानना है। बेसिक में एंजल टैक्स जानना है अगर आपको, तो आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, एंजल टैक्स बेसिक है, बस ये समझ लीजिए स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए एंजल टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया है, ठीक है, और 2012 में इंट्रोड्यूस किया गया था। रिवर्स फ्लिपिंग ऑफ स्टार्टअप्स इम्प्रूव्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ओके, एंजल इन्वेस्टर्स भी होता है, पीवाईक्यू में आया हुआ है, एंजल इन्वेस्टर्स जो नए एंजल इन्वेस्टर्स जो नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, इससे रिलेटेड होता है, तो वो मतलब एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं। और जो एंजल टैक्स होता है वो अनलिस्टेड कंपनी स्टार्टअप्स के ऊपर लगाया जाता था व्हेन दे रेज्ड कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर्स एट अ वैल्यूएशन एक्सीडिंग देयर फेयर मार्केट वैल्यू। समझ गए क्या है एंजल टैक्स? अनलिस्टेड, अनलिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनीज के ऊपर लगाया जाता है व्हेन दे रेज कैपिटल, रेज कैपिटल रेज करते हैं, मतलब कैपिटल रेज का मतलब लोन लेते हैं, किसी से इन्वेस्ट करवाते हैं, पैसा लेते हैं अपने स्टार्टअप को चलाने के लिए, और रेज कैपिटल एट हायर वैल्यूएशन, हायर वैल्यूएशन मतलब महंगा लोन लेते हैं, अबव मार्केट वैल्यू से ज्यादा पे लोन लेते हैं, तो ये एंजल टैक्स सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था 2012 में। किस लिए किया था? तो टू कर्ब मनी लॉन्ड्रिंग, पमला एक्ट में होता है मनी लॉन्ड्रिंग, इतना जानने की जरूरत नहीं है आपको, मनी लॉन्ड्रिंग को कर्ब करने के लिए किया था। अभी रिसेंटली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए गवर्नमेंट ने इसको एबॉलिश कर दिया है। ओके, एक इसमें टर्म है डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो इसके साथ रजिस्टर्ड है उन्हीं को पहले एग्जामिशन दिया जाता था, बाकी सब पे लगता था। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी, एमपीसी, 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई, 3 गवर्नमेंट, चेयरमैन उसका आरबीआई गवर्नर होता था, उसके पास वीटो पावर होती थी, ठीक है। रेपो रेट कट 5.25%, टूल फॉर लिक्विडिटी एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल। ओके, देखो थोड़ा सा बता देता हूँ, देखो आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया, आरबीआई है, ठीक है,
देखो मनी फ्लो से इन्फ्लेशन होता है, रेपो रेट बढ़ाया तो बैंक को लोन क्या होगा, देखो सब कुछ ये मैंने वीडियो बना रखी है कि इकोनॉमी वाली, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इतना है, बट स्टिल थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है। आरबीआई, बैंक क्या होते हैं, बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं, ओके, आरबीआई से बैंक्स लोन लेते हैं। अगर इसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो ये आगे भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन देंगे, ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन देंगे, ओके। अब जब ये आगे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन देंगे तो लोन क्या होगा, तो लोन पीपल, लोग क्या करेंगे, लेस लेस लोन जाएंगे, लेस लोन विल बी गिवन, विल बी गिवन टू पीपल, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो कोई लेगा नहीं, तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम। मनी सप्लाई कम होगा तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन। जब पैसा ही मार्केट में कम है तो महंगाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम। अब रिवर्स होगा, अगर अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया जो आरबीआई से बैंक को जा रहा है, अब बैंक को सस्ता है तो बैंक क्या करेगा, लो इंटरेस्ट रेट पे लोन देगा, लोन देगा तो क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रोथ बढ़ेगी, ग्रोथ, क्योंकि लोगों पे पैसा होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, खर्चा होगा, ग्रोथ बढ़ेगी। इसमें इन्फ्लेशन कम होगा तो ग्रोथ कम होगी, ओके। तो ये दोनों ग्रोथ, देखो इकोनॉमी है ये बहुत, एंड इन्फ्लेशन, ये कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब ये रिलेटेड है। मार्केट में इन्फ्लेशन आपको बढ़ाना है, देखो इन्फ्लेशन नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, और हमको दोनों चाहिए। अगर इन्फ्लेशन को कम करोगे तो ग्रोथ भी कम हो जाएगी, मतलब नेगेटिव कम कर रहे हैं तो हमें हमें क्या करना है, ऑप्टिमम रखना है हमेशा, और इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रोल होता है। तो अगर रेपो रेट कम होगा तो रेपो रेट कम होगा, इंटरेस्ट रेट कम कर रही है तो इंटरेस्ट रेट कम कर रही है तो क्या हो रहा है, बैंक ज्यादा लोन देगी, मनी सप्लाई बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन पे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो ग्रोथ भी बढ़ रही है, तो अभी आरबीआई ग्रोथ के मूड में है। तो ये बेसिक है इसका, अगर आप इकोनॉमी वाली वीडियो देखोगे तो अच्छे से होगा। नेक्स्ट ईयर में थोड़ा सा सिविल सर्विसेज के लिए इकोनॉमी अच्छे से लाने की कोशिश करूंगा। अभी सोच रहा हूँ मैं PT 365 जो है वो करंट अफेयर, उसको उसकी सीरीज लॉन्च करूँ, सो मे बी डिपेंड्स अपॉन माई टाइम एंड एवरीथिंग, सो आई विल ट्राई टू कवर सम सब्जेक्ट्स, ओके। थैंक यू गाइस, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के फ़ोन से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है और वीडियो बनाने का मन करता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।